मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे मानव संसाधन। मानव संसाधन में अपन ने जनसंख्या वृद्धि और वितरण इसका पढ़ लिया था। जनसंख्या का आकार और वितरण। अब है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? आकार वितरण में अपन ने पढ़ा था कि कितनी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, टोटल जनसंख्या वहां किसी भी भूभाग में कितनी जनसंख्या निवास करती है। अब है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में अपन ये आकलन करते हैं कि अपने जनगणना कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष में जैसे अब इससे पहले जनगणना हुई थी 2011 में, उससे पहले हुई थी 2001 में। अब इन दोनों का जो अंतर है, जैसे 2001 की जनसंख्या में से 2011 की जनसंख्या, टोटल जो जनसंख्या है वो घटा देंगे तो वो आ जाएगी जनसंख्या की वृद्धि। कि इन दशकीय 10 सालों में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बढ़ी है या घटी है। ठीक है। अब जैसे 2001 में लगभग 102 करोड़, ठीक है, जनसंख्या 102 करोड़ और 121 करोड़ 2011 में। अब इनका अंतर कितना आएगा? 19 आ गया ना। तो ये 19% लोग जो बढ़े हैं या 19 करोड़ लोग जो बढ़े हैं, यह क्या होगी? जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है। इसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है वृद्धि। ठीक है। अब यह अंतर आ गया समझ में कि वृद्धि कैसे निकालते हैं, इनका अंतर। अब इस जनसंख्या वृद्धि को 2 भागों से गणना करते हैं इसको। एक होती है सापेक्ष वृद्धि, सापेक्ष वृद्धि। अब सापेक्ष वृद्धि क्या होती है? आया समझ में? नवीन पढ़ा था ना आपने अभी, आया समझ में? सापेक्ष वृद्धि वो होती है, ये ढंग से समझ लो, जैसे 2001 के सापेक्ष में 2011 की जनगणना, सापेक्ष में अपन 2 समय अंतराल में जनसंख्या के संदर्भ में पढ़ेंगे, या आप आसान भाषा में समझ लो एक बार जिससे जनसंख्या समझ में आ जाए आपके। कि जैसे मैं ये कह दूं कि नवीन के सापेक्ष रक्षित ज्यादा होशियार, ज्यादा इंटेलिजेंट, मैंने ये कह दिया। तो इसमें क्या हुआ कि तुलनात्मक अध्ययन करना है कि सिर्फ यह तो है नहीं कि यह तो जीनियस है, मैंने ये तो कहा नहीं। मैंने किससे सापेक्ष, किससे तुलना की? नवीन से। आ गया ना समझ में? कि प्रॉपर, जैसे अब जनसंख्या में सापेक्ष वृद्धि से क्या मतलब है कि 2011 की जो जनगणना है यह किसके सापेक्ष है? 2001 के। 2001 के सापेक्ष इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 19%। अब अपन टोटल जैसे वृद्धि, तो क्योंकि 10 सालों में जनगणना होती है, तो 10 सालों का जो अंतर है वो अपन उससे पिछली जो जनगणना है उसके सापेक्ष कितनी धनात्मक वृद्धि हुई है या ऋणात्मक, उसी से सापेक्ष, मतलब उसी से तो तुलना करेंगे। और 2001 तक 1 के सापेक्ष अपन ने ये कर लिया कि 19% वृद्धि हुई है, लेकिन अपन ने ये तो नहीं कहा कि अब तक टोटल जो जनगणनाएं हुई हैं हर 10 साल में होती है कि 2001 से पहले 1991 में हुई थी, ठीक है ना, 1991 से 1981 में, तो उनके तो सापेक्ष अपन ने नहीं, किसी भी एक प्रॉपर ईयर जो है अपन उसको डिसाइड करेंगे। अब ये भी हो सकता है, जैसे ये तो दशकीय हो गया, ठीक है ना। अब अपन ये कहते हैं कि हर साल की भी जैसे गणना करें, हर साल में कि 2020 है, जैसे 2020 में 2019 के सापेक्ष जनसंख्या में कमी हुई है या वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो ये सापेक्ष वृद्धि में मतलब है कि उसके सापेक्ष या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक, मतलब घट भी सकती है। यह नहीं कि जनसंख्या की वृद्धि में सिर्फ वृद्धि होगी, इसमें सापेक्ष वृद्धि दर मापते हैं, इसमें यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि यह बढ़ेगी, घटेगी तो भी उससे जनसंख्या की
वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रतिशत परिवर्तन से क्या मतलब है? प्रति 10 वर्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। कि इसमें जैसे अभी ये तो आपने सापेक्ष वृद्धि दर इसकी ही निकाल दी कि इतनी वृद्धि हुई, लेकिन अगर अपन ये कहते हैं कि परिवर्तन क्या हुआ है 10 साल में, जैसे ये परिवर्तन अब समझ लो 100 व्यक्ति, एक उदाहरण देके समझा रही हूं मैं कि 2001 में 100 व्यक्ति थे, ठीक है। अब 2011 की जनगणना में हो गए यह 120 व्यक्ति। तो यह जो दशकीय परिवर्तन जो जनसंख्या में हुआ कितना हुआ? 20 व्यक्तियों का, 20 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है ना, तो इसे दशकीय परिवर्तन कहते हैं। कि टोटल जैसे अपन कोई भी आंकड़ा ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, अपन टोटल वृद्धि भी ले सकते हैं कि कितने लोग बढ़े हैं या कितने लोग घटे हैं। अब समझ लो ये 100 लोग थे, अब इनमें से कई बार ऋणात्मक हो जाता है तो इनमें 80 लोग हो गए, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये ऋणात्मक हो गया कि 20 व्यक्ति 10 साल में 100 व्यक्तियों पर 20 व्यक्ति कम हुए हैं। अपन जनसंख्या की वृद्धि जब मापेंगे तो 20 व्यक्ति कम हुए हैं, तो ये ऋणात्मक और धनात्मक या उसी से संबंधित है। लेकिन इसमें जो टोटल व्यक्तियों की संख्या है ना, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो तो अपन ने किससे मापा था? सापेक्ष वृद्धि दर। सापेक्ष वृद्धि दर में कि टोटल जनसंख्या में, और यह जैसे यह आप क्षेत्रीय रूप में भी माप सकते हो, इससे मतलब मेनली उसका क्षेत्रीय रूप में ही आएगा। सापेक्ष में तो जैसे अपने पूरे भारत की माप या विश्व की माप। अब इसमें जो परिवर्तन होता है 10 साल में, वो जैसे क्षेत्रीय भी माप सकते हैं कि अपने राजस्थान में कौन से जिले की जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि हुई है, ऋणात्मक हुई है, ये सारी चीजें क्षेत्रीय की, कि कितने व्यक्तियों पर कितने व्यक्ति बढ़े हैं या घटे हैं। जैसे 100 पे अपन प्रतिशत 100 से निकालते हैं, तो 100 व्यक्तियों पर कितनी संख्या बढ़ी है या घटी है, उसे ये दशकीय परिवर्तन। ये 2 प्रकार थे इसके जनसंख्या की वृद्धि दर को मापने के, ठीक है। आगे समझ में सापेक्ष वृद्धि और यह जो दशकीय परिवर्तन, दोनों आ गए अंतर समझ में। सापेक्ष वृद्धि में अपन उन सालों की उस किसी भी साल की ले सकते हैं अपन, जैसे जरूरी नहीं है कि पिछले दशक की लेंगे। अपन ये भी कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना है वो किसके सापेक्ष? 1991 के सापेक्ष, कि मतलब उसके अनुसार फिर अपन वो वृद्धि ज्यादा हो जाएगी कि ये अब 20 सालों की मापनी पड़ेगी ना, फिर अपन ये। और दशकीय वृद्धि में सिर्फ 10 सालों में कितने व्यक्तियों पर कितने लोगों की वृद्धि हुई है। आ गया समझ में? अब देखो अपन ये रीड कर लेते हैं, इसमें दे रखा आपकी बुक में। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों में किसी देश राज्य स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। ये तो आई गया समझ में आपकी जनसंख्या वृद्धि। इससे क्या तात्पर्य है कि किसी विशेष, क्योंकि 10 सालों में अपनी जनगणना होती है, तो दशकीय वृद्धि जो मापते हैं या दशकीय जो गणना करते हैं उसे जनसंख्या की वृद्धि बोलते, ठीक है। अब ये 2 प्रकार की होती है, देखो इसमें दे रखा है। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, पहला सापेक्ष वृद्धि दर और दूसरा है प्रतिवर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाले परिवर्तन के द्वारा। अब सापेक्ष वृद्धि आपके आ गया समझ में कि किसी के भी सापेक्ष अपन पिछले वर्षों की गणना कर ले सकते हैं। उसमें आप जैसे 2011 की है, उसमें आप 2001 की भी ले सकते हो, या 1991 के सापेक्ष भी हो सकता है, या 1981 के सापेक्ष भी अपन गणना कर सकते हैं। किसी के मतलब एक दूसरे से तुलना करना, और वृद्धि को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यह चीज ध्यान रखना, वृद्धि को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी जन्म और मृत्यु दर के अंतर एवं प्रवसन के कारण होती है। अब इसके कारण क्या हैं? 2 कारण बताए हैं इसके।
कि जनसंख्या में वृद्धि किन कारणों से होगी। एक तो जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर, मृत्यु दर। दूसरा है प्रवसन, प्रवसन या प्रवास भी बोल सकते हो, ठीक है। अब जन्म दर और मृत्यु दर किस प्रकार से प्रभावित करती है जनसंख्या को। जन्म दर और मृत्यु दर, जैसे जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होंगी या दोनों ही ज्यादा होंगी तो जनसंख्या की वृद्धि पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने जन्म लेते हैं उसी दर से अगर मृत्यु भी हो रही है तो वहां की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है तो वहां की जनसंख्या में घनात्मक वृद्धि होगी, ठीक है। दो प्रकार बताए ना, धनात्मक या ऋणात्मक। अगर वहां की मृत्यु दर अधिक है और जन्म दर कम है तो वहां की जनसंख्या में क्या होगी, ऋणात्मक वृद्धि होगी। कैसे, अब देखो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ये मुख्य कारक है। इनमें जितने लोग जन्म लेंगे अगर उनका मृत्यु दर जो है, मरने वालों की संख्या अधिक है तो वहां की जनसंख्या घटेगी। अगर जन्म लेने वालों की संख्या मृत्यु दर से अधिक है तो वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। यह दोनों ही कारक इसको मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, किसको, जनसंख्या की वृद्धि। दूसरा है प्रवसन या प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करना या जाकर रहना ही प्रवास कहलाता है, तुम्हें पहले बताया था मैंने। तो यह भी जनसंख्या की वृद्धि को, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि दर कम मिलती है और शहरी क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि में अधिक वृद्धि होती है, बताया था ना कि मैंने। क्यों, क्योंकि रोजगार के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग शहरों में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जहाँ रोजगार करता है, जहाँ मनुष्य काम करता है वहीं पे वो जाकर कुछ दिन वो जैसे अप डाउन करते हैं, उसके बाद वो वहीं रह जाते हैं। जैसे अब आप देखते हो शहरों में लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ अच्छे स्कूलों की सुविधा है, ट्यूशन की सुविधा है, यातायात की बढ़िया सुविधा है। अगर बीमार हो जाते हैं तो चिकित्सा की सुविधा बढ़िया है, तो वो लोग क्या करते हैं, शहरों में अपना निवास बना लेते हैं। मतलब गाँव से वो लोग प्रवास कर लेते हैं शहरों की। तो अब जनसंख्या में वृद्धि कहाँ की हुई, शहरी क्षेत्रों की या नगरों की जनसंख्या में, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। समझ गए ना, प्रवास के द्वारा जनसंख्या कैसे प्रभावित होती है, वृद्धि दर प्रवास के द्वारा। जैसे जहां से लोग प्रवास करके अब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो वहां की तो जनसंख्या कम हो गई, शहरों में आके बसेंगे वहां की जनसंख्या अधिक होगी। और ये कारक कौन कौन से हैं, ये मैंने तुम्हें पहले बताए थे कि मूलभूत सुविधाओं के कारण ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करते हैं। यह जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, ये अपने क्षेत्र में समझाने के लिए, यह आंतरिक प्रवास भी हो सकता है भाइये में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय देश विदेशों में जो जाकर रहते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हो गए ना, अंतर्राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य के अंदर ही अलग अलग जिलों में, ठीक है। इस प्रकार से प्रवास के अलग अलग रूप है, तो यह भी जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अब आगे है, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। मैंने अभी समझाया था तुम्हें कि जनसंख्या वृद्धि कैसे निकाली जाती है, कि दशकीय जो वृद्धि है उसमें पहले की जनगणना जो अब हुई है जनगणना, जैसे अब 2021 में होगी तो 2021 में होगी ना, अब 2020 चल रहा है, अब 2021 में जो अपन पढ़ेंगे तो 2021 के आंकड़े अगर आ जाएंगे ना तो अपन किससे उसकी गणना करेंगे, 2011 से को घटा देंगे तो वो उसकी क्या निकल जाएगी, जनसंख्या की वृद्धि दर निकल जाएगी, ठीक है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। अर्थात यदि किसी स्थानीय देश की वार्षिक मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर यदि 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है तो प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी, 4%। ये मैंने अभी समझाया था ना, दोनों रूप, एक तो सापेक्ष वृद्धि और एक जनसंख्या में परिवर्तन। उसमें
तो यह कुल टोटल व्यक्तियों की संख्या पर जो परिवर्तन होता है वो जनसंख्या की वृद्धि आ जाएगी। इसके आगे है भारत की जनसंख्या 1951 में 3610 मिलियन से बढ़कर 2011 में एक 1210.19 मिलियन हो गई है। सारणी एवं चित्र ये देखो, ये जो टेबल दे रखी है ना, ये एक बार रीड कर लेना, इससे आपको आसानी समझ में हो जाएगा कि बढ़ रही है जनसंख्या की वृद्धि दर में ऋणात्मक वृद्धि हो रही है या धनात्मक। ठीक है, अगर बढ़ रही है तो धनात्मक है, अगर घट रही है तो ऋणात्मक। 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। 1951 में 3610 मिलियन से 1981 में 6830 मिलियन हो गई। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को व्याख्या करता है, परंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई है। इसके कारक, जन्म दर में कमी आने के अनेक कारक हो सकते हैं, जैसे कोई महामारी है या कोई प्राकृतिक आपदा है, तो इनसे जनसंख्या में जो जन्म दर है उसमें कमी आ जाती है, तो जनसंख्या की वृद्धि क्या होगी? ऋणात्मक। राजस्थान में भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1981 में 32.97% थी। और राजस्थान की देखो 1981 में क्या थी? 1981 में कितनी थी? ये देखो 32.97% राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर। हालांकि बाद की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कम होकर 2001 में 28.41% तथा 2011 में 21.44% हो गई है। दशकीय वृद्धि दर क्या है? राजस्थान की 21.44। अब 2011 में कितनी है? 21.44%। लगातार घट रही है। इसके बावजूद भी ये भारत की 2011 की दशकीय वृद्धि दर 17.64 से बहुत अधिक है। राजस्थान में 2001 और 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में बाड़मेर जिले में 32.55% सबसे अधिक व गंगानगर जिले में 10.06% सबसे कम रही है। अब तुम्हें यह याद रखना है, दो नाम। सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि 2011 में राजस्थान में कहाँ हुई है? भारत की कितनी जनसंख्या की वृद्धि है? 17% लगा लो। और राजस्थान की कितनी है? 21%। और इसमें भी सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि 2011 के आंकड़े करते हैं यहाँ पर। 2011 में सबसे अधिक वृद्धि दर कहाँ हुई है? बाड़मेर में 32%। बाड़मेर में 32%। और सबसे कम गंगानगर में कितनी प्रतिशत हुई है? इसमें 10% लगभग। ठीक है, तो यह तुम्हें याद रखने हैं कि भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 17% है लगभग। राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की है लगभग 21%। और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि किसमें हुई है? राजस्थान में बाड़मेर जिले में। कितनी है उसमें? 32%। और सबसे कम गंगानगर में 10%। यह तुम्हें याद रखना है। अगर जनसंख्या की वृद्धि आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या छोटे क्वेश्चनों में पूछ लेते हैं कि सबसे अधिक वृद्धि दर वाला राजस्थान का जिला कौन सा है या सबसे कम कौन सा है, ठीक है, टोटल वृद्धि दर कितनी है और इसके कारण क्या है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। इस बात पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 122 लाख है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब वृद्धि दर में कमी जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करती है। इसके उपरांत भी जनसंख्या वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। अब देखो, यह तुम्हें पहले पता था कि अगर इसी हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि होती रही भारत में, तो क्या आइडिया लगा रहे हैं कि 2045 तक, 45 तो पकड़ेगा भी नहीं, 2045 तक
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? अपना भारत। तो इस पे कंट्रोल। अब इसके बढ़ने के क्या क्या कारण है, वृद्धि के क्या कारण है, ये अपन कल पढ़ेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि के क्या क्या कारण है। यह इसके दोनों जो ये वृद्धि दर मापने के ये नियम है ना, ये तुम्हें जरूर समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप वृद्धि दर नहीं लिख पाओगे। सापेक्ष वृद्धि और दशकीय परिवर्तन, इनमें दोनों में अंतर आपके जरूर समझ में आना चाहिए कि इसमें अंतर क्या है। सापेक्ष वृद्धि तो उससे पिछली जो जनगणना हुई है उसमें से उसको घटाकर निकाली जाती है, और वृद्धि हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। जनसंख्या की वृद्धि के दो रूप हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा बढ़े ही जनसंख्या, घट भी सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, बढ़े तो धनात्मक।